बलदेव तोमर जी, पूरे हिमाचल में चर्चा है आपकी और जयराम ठाकुर के दोस्ती की। तो जो है दोस्ती कहाँ से शुरू हुई और क्या वाकई में दोस्त है तभी इतने मेहरबान है शिलाई पर? देखिए, मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी से हमारी मित्रता तो निस्संदेह ही उन्होंने हमेशा मुझे अपना छोटा भाई समझकर कभी भी हमारे किसी कार्य को मना नहीं किया है। कि मुख्यमंत्री का कुछ लोग नाम बदनाम कर रहे हैं, कार्यालय तो खोलने जा रहे हैं लेकिन वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी नहीं है। लेकिन मैं उनकी बात ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। उनकी पीड़ा स्वाभाविक पीड़ा है और उनको दर्द होना निश्चित है कि क्या कमियां रही कि ये इतनी देरी से ये जो मामला है ये उलझा रहा? कहीं ना कहीं आज तक ये मुद्दा क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति की थी। माननीय विधायक जी है, वो मुझे एक बार भी बता दें कि इस मुद्दे को लेकर कब दिल्ली गए हैं। ठीक है, रूटीन में हर विधानसभा में चर्चा लगा दी, एक प्रश्न लगा दिया कि गिरिपार का जनजाति का क्या रहा। उनको उस वक्त के मुख्यमंत्रियों से मिल लिए, कागज़ पकड़ा दिया और बात खत्म होगी। इसमें उनके पैरामीटर्स होते हैं कि आपकी जनजाति जो कम्युनिटी है उसकी आबादी 50% होनी चाहिए, जिसमें कि हम क्वालिफाई कर रहे हैं। और बहुत जल्दी ही हम अपना पूरा क्षेत्र जो है इसको ट्राइबल कराएंगे और जो इसकी सारी सुविधाएं वो पूरे क्षेत्र को मिलेगी। नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। हिमाचल प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं और बात जब हम ज़िला सिरमौर की करेंगे तो हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने की जो मांग थी वो तकरीबन अब पूरी हो चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी और अब जो है चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि बीजेपी ने उसके बाद से लगातार सीएम जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिरमौर के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खैर, समय की कमी है लेकिन फिर भी बलदेव तोमर, खाद्य आपूर्ति निगम के जो उपाध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक है शिलाई से, उन्होंने समय दिया है, उनसे बातचीत करेंगे। बलदेव तोमर जी, सबसे पहले स्वागत है। इतना बिजी शेड्यूल और जो जनजातीय जो मुद्दा था उसको लेकर आप पहली बार आज पहुंच आए, तो मिलने का सिलसिला लोगों से आपका जारी है, फिर भी आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। बलदेव तोमर जी, पूरे हिमाचल में चर्चा है आपकी और जयराम ठाकुर के दोस्ती की। तो सवाल यह है कि दोस्त जो है दोस्ती कहाँ से शुरू हुई और क्या वाकई में दोस्त है तभी इतने मेहरबान है शिलाई पर, या फिर जहाँ पर विधायक नहीं जीते बीजेपी के वहाँ पर भी इतने ही काम हो पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश में बनी है और माननीय जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे प्रदेश के अंदर विकास की कोई कमी नहीं रखी है। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर काम हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी से हमारी मित्रता चुनाव सीएम बनने से पहले की मित्रता है। क्योंकि पिछली बार जब हम विधायक थे, मैं भी विधानसभा के अंदर था, आदरणीय जयराम ठाकुर जी भी विधायक थे, उसमें चौथी बार के विधायक थे। और उससे पहले जब रेणुका का बाई इलेक्शन हुआ था 2011 में शायद, तो उस वक्त माननीय जयराम ठाकुर जी पंचायती राज मंत्री थे और उनकी ड्यूटी हमारे क्षेत्र में लगी थी, रोहनाट क्षेत्र में। और उस वक्त डिलिमिटेशन में रोहनाट वाला क्षेत्र जो है रेणुका से शिलाई में आया था, तो वहाँ मैं ऑलरेडी पार्टी का काम कर रहा था और उस वक्त से हमारी मित्रता हुई। और वो मित्रता, हमारे पारिवारिक संबंध भी हमारे बहुत अच्छे हैं और वो मित्रता भी रही और उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। तो निस्संदेह ही उन्होंने हमेशा मुझे अपना छोटा भाई समझकर कभी भी हमारे किसी कार्य को मना नहीं किया है। जो भी हमने अपने विधानसभा के लिए उनसे मांगा उन्होंने कभी मना नहीं किया है, जिसका परिणाम है कि आज शिलाई विधानसभा विकास की दृष्टि में बहुत अग्रणी विधानसभा हो गई है। जिस विधानसभा में 2-2 एसडीएम कार्यालय हो गए हैं, 2-2 बीडीओ के ऑफिस हो गए, 2-2 बीएमओ के ऑफिस हो गए हैं, और भी जो डिविजन्स थे, चाहे डीएसपी का ऑफिस है, चाहे आपका सिविल कोर्ट है, चाहे आपका एक्शन आईपीएच है, वो हमने सारी की सारी चीज़ें जो जिसके लिए हमको पौंटा साहब या हमारे लोगों को राजगढ़ नौरादार जाना पड़ता था, वो सारी हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्थापित कर दी है। डिग्री कॉलेज तौन का है, सब तहसील है, बहुत सारे कार्य इन 5 वर्षों के अंदर शिलाई विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। वो सब उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बलदेव जी, हाटी मुद्दे पे भी आएंगे, समय आपके पास कम है, लेकिन इसी रेस्ट हाउस में हमने बीते दिनों हर्षवर्धन चौहान का इंटरव्यू किया। कह रहे हैं कि उन्होंने इतना तक कहा कि मुख्यमंत्री का कुछ लोग नाम बदनाम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम पर कई काम करवा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि कार्यालय तो खोलने जा रहे हैं लेकिन वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी नहीं है। उनके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप देखिए, एसडीएम कार्यालय के अंदर एसडीएम है, पूरा स्टाफ है, बीडीओ ऑफिस के अंदर बीडीओ है, पूरा स्टाफ है, बीएमओ की नियुक्ति शिलाई के अंदर हो गई है,
एक्सएनआई पेज का वहाँ पर है, एक्स इलेक्ट्रिसिटी के ऑर्डर हो गए वहाँ पर काम कर रहा है, सिविल कोर्ट में जज वहाँ बैठ रहा है। तो ऐसा कौन सा दफ्तर है जहाँ पर अधिकारी नहीं है। लेकिन मैं उनकी बात ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। उनकी पीड़ा स्वाभाविक पीड़ा है और उनको दर्द होना निश्चित है, क्योंकि जितने काम हमने इन 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिए है, वो 60 साल के कार्यकाल में उनके पिताजी विधायक रहे, वो भी विधायक 25 साल हो गए, उतने काम वो नहीं कर सके। वो खुद चकित है कि इतने सारे काम कैसे हो सकते हैं एक बारी में, क्योंकि उन्होंने कभी काम की तरफ सोचा ही नहीं था। वो सिर्फ एक बात पे ध्यान देते कि मैं चुनाव कैसे जीतूं, और हमारा ध्येय है कि हम राजनीति में आए तो अपने क्षेत्र का विकास कैसे करें। ये एक बहुत बड़ा अंतर हमारे और उनके अंदर है। तो इसलिए हमने सारे कार्य किए हैं। और जहाँ तक उनकी बात है कि भाई मुख्यमंत्री के नाम से जो काम हो रहे हैं, तो निस्संदेह ही मुख्यमंत्री प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, उनका आशीर्वाद है, तो विकास के कार्य उनके कहने से ही होंगे और किसके कहने से होने। तो सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं और करेंगे भी। जी, हाथी का मुद्दा बहुत अहम था। हमारे बुज़ुर्गों ने, आपके बुज़ुर्गों ने बहुत कष्टी झेली उस समय दौरान। अगर हो जाता 67 के बाद से 2000 तक, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें इतनी पेश नहीं आती। खैर, अभी आपने जिक्र किया गुमान सिंह चौहान 7-8 बार विधायक रहे, 5वीं बार हर्षवर्धन चौहान विधायक है। क्या कमियां आपको लगी, क्या कमियां रही कि ये इतनी देरी से ये जो मामला है ये उलझा रहा? आज बड़े खुशी की बात है, आपने ये जो जनजाति वाला विषय रखा है, उसके लिए मैं सबसे पहले हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, भाई अनुराग ठाकुर जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और विशेषकर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी का, भाई सुरेश कश्यप जी जो हमारे सांसद हैं, मैं इन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज जो हमारी 55 वर्षों से लंबित मांग थी, 55 वर्ष से हमारे गिरिपार के लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे, और 154 पंचायतों के लोग लगभग, जिसमें कि 3 लाख आबादी है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज तक ये मुद्दा क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति की थी। जो लोग पहले सत्ता में थे उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि ये क्षेत्र गिरिपार जनजातीय हो जाए। अगर वो चाहते तो जौसार की तर्ज पर जो 1967 में हमारा जनजातीय हुआ था, उस तर्ज पे उस वक्त हमारा भी हो सकता था, क्योंकि हमारा जो उनके रहन सहन रीति रिवाज एक जैसे है। बीच में मात्र एक टॉस नदी है, रिश्तेदारियाँ हैं, सब कुछ है। बल्कि कुछ तो गांव के नाम भी ऐसे हैं जो यहाँ भी हमारे गांव वही है, उत्तराखंड में भी जौसार में भी वही हमारे गांव के नाम है। तो हमारा भाईचारे का रिश्ता है। लेकिन उस वक्त जो राजनीति में लोग थे उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, और इस बार भी वही हुआ। आप ठीक कह रहे हैं कि प्रदेश में भी सरकारें उनकी रही, दिल्ली में भी सरकारें उनकी रही, लेकिन कभी भी उन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया। और जो हमारे माननीय विधायक जी है, वो मुझे एक बार भी बता दें कि इस मुद्दे को लेकर कब दिल्ली गए हैं, किन से उन्होंने बात करी। ठीक है, रूटीन में हर विधानसभा में चर्चा लगा दी, एक प्रश्न लगा दिया कि गिरिपार का जनजाति का क्या रहा, या मार किसी उनको उस वक्त के मुख्यमंत्रियों से मिल लिए, कागज़ पकड़ा दिया और बात खत्म होगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने इस मुद्दे को अपना मुद्दा समझकर, अपने आप को एक हाटी समझकर जो है इस मुद्दे के लिए पैरवी करी, और दिल्ली दरबार तक स्वयं हमारे मुद्दे को लेकर दे, जिसका कि सकारात्मक परिणाम आप लोगों के सामने है कि अभी 14 तारीख को कैबिनेट के अंदर हमको स्वीकृति मिली है। तो ये इच्छा शक्ति राजनीति जो मैं बात कर रहा हूँ, और हमने इस बार इस मुद्दे के लिए जी जान लगा दी। हमने कहा कि इस बार हम इस मुद्दे के आर पार की लड़ाई करेंगे, हर बार की तरह इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाएंगे। और उसमें हमने पूरा जोर लगाया, और हमने यहाँ तक कह दिया कि हम पर राजनीति भी अगर हमारे रास्ते में आएगी तो हम राजनीति भी छोड़ देंगे अपने लोगों के लिए। और मैंने, आपने सुना होगा, मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि अगर ये मुद्दा नहीं होता तो हम वोट मांगने भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम मन से चाहते थे, दिल से जुड़े हुए थे कि हमने ये काम करवाना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने लगातार उनके ऊपर भी दबाव बनाया कि आपको ये काम करना ही होगा। और इसीलिए सारी जो रिपोर्ट्स वगैरह जानी थी, जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बने, उन्होंने 2018 में नोडल एजेंसी स्थापित करी, उसके लिए बजट दिया, और जो हमारी एथनोग्राफिक रिपोर्ट जो जानी थी उस रिपोर्ट को बनाकर केंद्र सरकार को भेजा, और स्वयं जाकर माननीय अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर जो है इस विषय की बात करी, और जिसका परिणाम निकला है उसके लिए मैं उनका विशेषकर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक अहम सवाल है बलदेव तोमर जी, जब हम कल सोशल मीडिया को टटोल रहे थे, शिलाई कांग्रेस के कुछ युवा नेताओं ने कुछ पोस्टें डाली कि
जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग हुई थी, बात हुई थी, बकायदा नाम लिखा था आपका कि बलदेव तोमर जी क्षेत्र को लेकर कहा गया था, जाति को लेकर नहीं किया गया था। लेकिन इस मसले पर कैसे आप शिलाई की जनता या फिर सिरमौर की जो 4 विधानसभाओं के लोग इसमें आते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारी हाटी कम्युनिटी को जनजाति का दर्जा मिला है जी, और प्रदेश सरकार की तरफ से जनजातीय क्षेत्र के लिए भी प्रोसेस किया गया है। पूरी रिपोर्ट यहाँ से गई है, विधानसभा से पारित होकर, कैबिनेट से पारित होकर, जनजातीय क्षेत्र की भी पूरे डॉक्यूमेंट वहाँ पर गए हैं। लेकिन ये चरणबद्ध तरीके से होता है, इसमें एक प्रोसेस है। प्रोसेस के तहत जब माननीय राष्ट्रपति महोदय से नोटिफिकेशन हो जाएगी, साइन होके आ जाएंगे, उसके बाद हमारा क्षेत्र का जो मुद्दा है ट्राइबल क्षेत्र करने का, वो आगे बढ़ेगा। उसमें उनके पैरामीटर्स होते हैं कि आपकी जनजाति जो कम्युनिटी है उसकी आबादी 50% होनी चाहिए, जिसमें कि हम क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि 1,60,000 लोग हमारे जनजाति हुए हैं और जो अनुसूचित जाति के भाई लोग हैं वो 90,000 है, उनको एक्सक्लूड किया गया है। थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, 1,60,000 जो है 2011 के 2011 अनुसार है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि उसके बाद जनगणना नहीं हुई है, तो उसी के अनुसार सेंसस है। तो इसलिए हम उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे ही हमारा ये नोटिफिकेशन इसकी माननीय राष्ट्रपति महोदय से हो जाएगी, उसके बाद हमारा सेकंड चरण का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी ही हम अपना पूरा क्षेत्र जो है इसको ट्राइबल कराएंगे और जो इसकी सारी सुविधाएं वो पूरे क्षेत्र को मिलेगी। जी बिल्कुल, ये जागरूकता रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और कुछ भी अफवाहें चलती है। खैर, अंतिम सवाल है सर, शिलाई की जनता इंतजार कर रही है किसी बड़े केंद्रीय मंत्री का, क्या कोई औपचारिक तौर पर ऐलान करने के लिए कोई कार्यक्रम है, आगे आएगा कोई? निश्चित रूप से हमने प्रदेश के नेतृत्व से निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, कि गिरिपार की जनता आप सबका आभार व्यक्त करना चाहती है और केंद्रीय नेतृत्व में से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी हमारे बीच में आए, हमारे गिरिपार क्षेत्र में आए। हम उनका, पूरी गिरिपार की जनता आभार व्यक्त करना चाहती है, जिन्होंने कि हमारी 55 वर्ष की पुरानी मांग को पूरा किया है और हमारी आने वाली कई पीढ़ियों को जिसका लाभ मिलेगा, हमारे क्षेत्र को विकास में लाभ मिलेगा, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अक्टूबर के पहले सप्ताह के अंदर जो है निश्चित रूप से कोई बड़ा कार्यक्रम हमारा केंद्रीय नेतृत्व को आएंगे और हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारे गिरिपार क्षेत्र में हमने मांग करी है और मुझे उम्मीद है कि कार्यक्रम होगा। जी बहुत शुक्रिया बलदेव तोमर जी, आपने समय निकाला पहाड़ प्राइम से बात। धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। जी तो बलदेव तोमर हमारे साथ है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है पूरे हिमाचल में अब। और हाटी का जो मुद्दा था बीते 55 वर्षों से, आपने देखा 1967 में जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा था, 1967 में जनजातीय घोषित हुआ, उसके बाद अब जाकर ये मांग पूरी हो पाई है। बलदेव तोमर शिलाई से पूर्व विधायक हैं और अब इस मुद्दे के बाद क्या समीकरण बैठते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो से कोई शिकायत हो तो हमसे साझा करें, वीडियो अगर पसंद आए तो अपने अपनों से साझा करें। नमस्कार।